मास्टर 6 कालू एक खतरनाक हत्यारा। शिवांश ने अपने बिजली हमले से जगताप को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसके बाद शिवांश जगताप के पास गया और उसके गले पर तलवार रखते हुए उससे पूछा कि क्या उसे हार मंजूर है। शिवांश की बात सुनकर और अपने गले पर शिवांश की तलवार देखकर जगताप बोला, अंडस को मुझे हार मंजूर है, तुम अपने तलवार हटाओ। जगताप के हार मानते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और अब सभी डर और शौक में शिवांश को देख रहे थे। वहीं शिवांश जगताप के हार मानते ही अपनी तलवार जगताप के गर्दन से हटा ली और जगताप के बगल में बैठते हुए बोला, अंडस को कभी किसी लड़की पर गलत नजर मत डालना, नहीं तो किसी दिन मारे जाओगे। इतना बोलकर शिवांश माया की तरफ देखा। वो आश्चर्य में शिवांश की तरफ देख रही थी। माया की तरफ देखते हुए बोला, अंडस को क्या अब मैं शिकारी समूह का हिस्सा हूँ? शिवांश की आवाज सुनकर माया होश में आई और बोली, अंडस को हाँ, शर्त के अनुसार तुम अब समूह का हिस्सा हो। माया की बात सुनकर काव्या खुश हो गई और अपनी जगह से उठकर तेजी में शिवांश के पास आकर शिवांश के गले लगते हुए बोली, अंडस को बधाई हो शिवांश, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। काव्या को शिवांश के गले लगते हुए देखकर माया का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि काव्या शिवांश के गले लगी हो। वही काव्या इन सब से अनजान कुछ पल शिवांश के गले लगी रही। तभी शिवांश काव्या के कान में बोला, अंडस को काव्या, ये तुम क्या कर रही हो? शिवांश की बात सुनकर काव्या होश में आई और शिवांश से अलग होकर खड़ी हो गई। तभी शिवांश के पास एक आदमी आया और शिवांश और काव्या को कुछ दिया। वो आदमी शिकारी समूह में कर्मचारी था। उसने शिवांश और काव्या को शिकारी समूह का बैच दिया था। शिवांश का बैच चांदी के रंग का था, वही काव्या का बैच लोहे के रंग का। आर्यन के बैच को देखकर सभी शिकारी शौक हो गए, क्योंकि शिकारी समूह में 3 तरह के बैच थे, लोहे के रंग का बैच, चांदी के रंग का बैच और सुनहरे रंग का बैच। हर नए शिकारी को सबसे पहले लोहे के रंग का बैच दिया जाता था, लेकिन शिवांश को चांदी का बैच दिया गया था। कुछ ही समय में पूरे राजधानी में शिवांश की खबर फैल गई थी, क्योंकि जगताप हरित राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों में एक था। उससे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन शिवांश ने उसे आसानी से हरा दिया था। वही शिवांश अपने बैच लेने के बाद काव्या के साथ मैदान से बाहर निकल गया और रिसेप्शन के पास पहुंच गया और हत्यारों की सूची को देखने लगा। तभी वहां पर मोहिनी आई और शिवांश से बोली, अंडस को शिवांश, आपसे प्रबंधक माया मिलना चाहती है। मोहिनी की बात सुनकर शिवांश एक पल मोहिनी की तरफ देखा और बोला, अंडस को क्या कोई काम है? मुझे नहीं मालूम, मुझे बस आदेश मिला है आपके लाने का, अंडस को मोहिनी ने कहा। चलो ठीक है, मिलकर आते हैं अंडस को। इतना बोलकर शिवांश ने काव्या और मोहिनी को चलने का इशारा किया। ये देखकर मोहिनी बोली, अंडस को सिर्फ आपके लाने का आदेश मिला है शिवांश, किसी और को नहीं। मोहिनी की बात सुनकर शिवांश काव्या की तरफ देखते हुए बोला, अंडस को तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इंतजार करती हूँ, अंडस को काव्या मुस्कुराते हुए बोली। काव्या के सहमत होने के बाद शिवांश मोहिनी के साथ चला गया। मोहिनी शिवांश को लेकर एक कमरे के पास ले गई। कमरे के पास जाने के बाद मोहिनी ने दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर एक मीठी सी आवाज आई जो एक लड़की की थी, अंडस को अंदर आ जाओ। अनुमति मिलने के बाद मोहिनी ने दरवाजा खोल दिया और शिवांश को अंदर चलने का इशारा किया। शिवांश अंदर गया तो उसने देखा कि कमरे में एक सिंहासन जैसी कुर्सी लगी हुई थी, जिस पर माया बैठी हुई थी, और उस कुर्सी के सामने एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, जिस पर बहुत सारे कागज रखे हुए थे, जिसे माया देख रही थी। शिवांश को देखकर माया मुस्कुराते हुए बोली, अंडस को आओ शिवांश, बैठो। माया की मुस्कान ऐसी थी कि जो भी देख ले वो लड़का दीवाना हो जाए, लेकिन माया की मुस्कुराहट का शिवांश पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी तरफ टेबल के बगल में लगे एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अंडस को बताइए माया जी, क्या काम था? शिवांश से माया जी सुनकर माया शिवांश को देखते हुए बोली, अंडस को तुम मुझे सिर्फ माया बुला सकते हो, वैसे तुम पहले लड़के हो जिसने मुझसे डर बगैर बात किया हो। डरते वही है जो कुछ गलत करते हैं, मैंने कोई नहीं की है तो फिर मैं क्यों डरूं, अंडस को शिवांश ने कहा। वैसे तुम किस परिवार से हो शिवांश? मैंने तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखी हूँ, अंडस को माया बोली। मैं अनाथ हूँ और मैं राजधानी में आज ही आया हूँ, अंडस को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर माया शॉक हो गई और मन ही मन बोली, अंडस को इतना प्रतिभाशाली लड़का अनाथ है, जरूर इसके माता पिता बहुत प्रतिभाशाली योद्धा रहे होंगे, तभी तो ये भी प्रतिभाशाली है। कुछ पल खुद से ही बात करने के बाद माया शिवांश से बोली, अंडस को शिवांश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। वो क्या है? अंडस को शिवांश ने पूछा। तुम मेरे परिवार का योद्धा बन जाओ, इससे तुम्हें मेरे परिवार का लाभ मिलेगा और तुम बहुत जल्दी शक्तिशाली बन जाओगे, अंडस को माया ने जवाब दिया। माया की बातों को सुनकर शिवांश मुस्कुराया और बोला, अंडस को माफ करना माया, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है उसमें तुम्हारा परिवार कोई मदद नहीं कर सकता है। शिवांश की बात सुनकर माया बोली, अंडस को ऐसा कौन सा तुम्हारा दुश्मन है जिससे मेरा परिवार लड़ नहीं सकता है?
ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि वो स्वर्ग रैंक के ऊपर का योद्धा है, अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर माया की मुस्कान गायब हो गई और वो चिंतित होते हुए बोली, अंडरस्को इतने शक्तिशाली लोगों तुम्हारी दुश्मनी कैसे हो गई? वो तो मैं जानता कि उन सब मेरी दुश्मनी क्या है, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो उन सबको मरना होगा, अंडरस्को शिवांश ने कहा। इसलिए तुम इतनी तेज गति से शक्तिशाली बन रहे हो, अंडरस्को माया बोली। हाँ, वैसे क्या तुम्हें सिर्फ यही बात करनी थी, अंडरस्को शिवांश ने कहा। नहीं, मुझे तुम एक और बात करनी थी, एक जादुई जानवर है उसका शिकार करना, अंडरस्को माया इतना बोली ही थी कि शिवांश माया की बातों को बीच में ही काटते हुए बोला, अंडरस्को क्या वो जादुई जानवर किसी को परेशान कर रहा है बेवजह? नहीं, वो तो जंगल में है, लेकिन हमें विश्वास है कि, अंडरस्को माया इतना बोली ही थी कि शिवांश फिर से माया की बातों को काटते हुए बोला, अंडरस्को माफ करना, मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं करता, वैसे भी मैं हत्यारों को मारने के लिए इस समूह का हिस्सा बना हूं, जादुई जानवरों को नहीं। तुम जादुई जानवरों का शिकार क्यों नहीं करना चाहते, अंडरस्को माया चौंकते हुए बोली। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करूंगा, अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर माया शौक हो गई। कुछ पल शौक में रहने के बाद माया बोली, अंडरस्को लेकिन ऐसे वादे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी तुम्हें? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, हाँ किसी अपराधी का शिकार करना है तो बता सकती हो, अंडरस्को शिवांश ने कहा। उसकी सूची तो बाहर लगाए गए, देख लो और जिसका शिकार करना है कर लो, लेकिन ध्यान से, अंडरस्को माया बोली। ठीक है, अब मैं चलता है, मेरे पास समय की कमी है, अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश कमरे से बाहर चला गया। शिवांश के जाने के बाद माया मन ही मन बोली, अंडरस्को आखिर इस लड़के की किससे दुश्मनी है, लेकिन जिसकी भी दुश्मनी इससे है उस इंसान की किस्मत खराब है। दूसरी तरफ सूची के पास पहुंचकर शिवांश काव्या के साथ सूची देखने लगा। तभी शिवांश की नजर इनाम पर पड़ी, जो थी 500 स्वर्ण मुद्राएं, जिसे देखकर अपराधी का नाम शिवांश ने देखा तो वो नाम था कालू, जो एक नौग्रह रैंक के 6ठे स्तर का योद्धा था। 500 स्वर्ण मुद्राएं हरित राज्य में एक बड़ी रकम होती थी, जिसके लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि कालू कोई बड़ा अपराधी था जिसे कोई पकड़ नहीं पाया था। शिवांश को कालू की जानकारी देखते हुए देखकर काव्या बोली, अंडरस्को मैंने इस कालू का नाम सुना है, जिसने एक रात में 4 परिवारों की हत्या कर दी, वो भी अकेले। पर क्या इन चारों परिवारों में से किसी ने रोका नहीं इसे, अंडरस्को शिवांश ने पूछा। कालू के पास जहर बनाने की ऐसी कला है, जिस जहर के प्रभाव में कोई भी आए वो गहरी नींद में चला जाता है, उसने सबके साथ ऐसा ही किया था और सबके नींद में जाने के बाद सबको मार डाला, अंडरस्को काव्या बोली। ये कब की बात है, अंडरस्को शिवांश ने पूछा। यही 1 महीने पहले, ऐसा समझ लो कि कालू एक हत्यारा है जो मुद्राओं के लिए लोगों को मारता है, अंडरस्को काव्या ने जवाब दिया। काव्या की बात सुनकर शिवांश बोला, अंडरस्को तब तो इसे मरना होगा, चलो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। इतना बोलकर शिवांश कालू की पर्ची बोर्ड से उतार लिया और मोहिनी के पास पहुंच गया और उसे कालू की पर्ची दे दी, जिसे देखकर मोहिनी शिवांश से बोली, अंडरस्को क्या तुम सच में इसे पकड़ना चाहते हो? हाँ, तुम इस कालू की जानकारी दो जो भी तुम्हारे पास है, अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर मोहिनी बगैर कुछ बोले कालू का नाम शिवांश की शिकार सूची में डाल देती है। उसके बाद मोहिनी शिवांश को एक पत्थर देते हैं हुए बोली, अंडरस्को तुम्हारे पास 1 महीने है कालू को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। अगर तुमसे पहले कोई और उसे पकड़ लेता है तो असफल घोषित हो जाएंगे, और इसका मतलब तुम जानते हो। हाँ समझ गया, अंडरस्को शिवांश अपने पास पत्थर रखते हुए बोला। मोहिनी ने जो पत्थर शिवांश को दी थी वो एक सूचना संरक्षण पत्थर था, जिसमें लोगों की जानकारी सुरक्षित रखी जाती थी। विचित्र लोक में ऐसे ही पत्थरों में जानकारी सुरक्षित रखी जाती थी। इस पत्थर के 3 लेवल होते थे, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। शिवांश के पास जो पत्थर थी वो लो लेवल की थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की जानकारी रखी जा सकती थी। उस पत्थर को अपने पास रखने के बाद शिवांश शिकारी दल समूह की इमारत से बाहर जाने लगा। कुछ ही देर में सभी शिकारियों में बात फैल गई कि शिवांश ने कालू को पकड़ने का सौदा किया है, जिसे सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ और सब शिवांश का मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे, अंडरस्को लगता है ये बच्चा जगताप को हर दिया तो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा है। ऐसा ना हो कि इसका पहला मिशन ही आखिरी बन जाए। लोगों की बातों से अनजान शिवांश इमारत से बाहर निकला। जब शिवांश इमारत से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो जो उसके इमारत में जाने के वक्त इमारत के द्वार पर खड़ा था वो अभी भी वही खड़ा था और पहरेदार उसे गुस्से में घूर रहे थे। ये देखकर शिवांश उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक पहरेदार से बोला, अंडरस्को ये लड़का बहुत देर से यही है, क्या बात है, आप सब इस अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? शिवांश की बात सुनकर वो पहरेदार एक पल शिवांश की तरफ देखा, फिर बोला, अंडरस्को ये लड़का शिकारी बनना चाहता है, लेकिन ये इस योग्य नहीं है कि शिकारी बन सके, अभी ये जल रैंक के पहले स्तर पर ही है। पहरेदार की बात सुनकर शिवांश को आश्चर्य हुआ और एक पल उस लड़के की तरफ देखा।
वो लड़का भी अब शिवांश को ही देख रहा था। ये देखकर शिवांश उस लड़के के पास गया और बोला, अंडरस्को तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तारिश है। और तुम कौन हो? अंडरस्को तारिश बोला, मेरा नाम शिवांश है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम शिकारी क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? अंडरस्को शिवांश ने पूछा। मैं शक्तिशाली बनने के लिए शिकारी बनना चाहता हूँ। मेरे परिवार में सब मुझे हीन भावना से देखते हैं क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ। मेरे पिता भी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए मैं ताकतवर होकर सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अंडरस्को तारिश गुस्से में बोला। च7 कालू को पकड़ने की योजना। शिवांश शिकारी दल समूह की इमारत के बाहर एक लड़के से मिलता है जिसका नाम तारिश था। तारिश के बारे जानकर शिवांश को बहुत बुरा लगा क्योंकि कुछ समय पहले तक वो भी कमजोर ही था और उसने तारिश की मदद करने का सोचा। उसके बाद तारिश से शिवांश बोला, तारिश ये लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। वो क्या है? तारिश उम्मीद की नजरों से शिवांश को देखते हुए बोला, पहला तुम अपने घर चले जाओ और दूसरा तुम मेरे साथी बन जाओ। मैं जो इनाम जीतूंगा उसमें से तुम्हें भी दूंगा, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या चौंकते हुए बोली, शिवांश ये क्या कह रहे हो तुम? ये लड़का कमजोर है। जरूरी नहीं जो आज कमजोर हो वो कल भी कमजोर हो, शिवांश ने कहा। धन्यवाद शिवांश मुझ पर विश्वास करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तारिश ने कहा। तारिश की बात सुनकर शिवांश खुश होते हुए तारिश और काव्या से बोला, बढ़िया, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा और काव्या तुम्हें भी एक वादा करना होगा। शिवांश की बात सुनकर दोनों एक साथ बोला, वो क्या है? किसी निर्दोष जानवर या इंसान पर हमला नहीं करोगे, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर तारिश शौक हुआ। वही काव्या बोली, मैं वादा करती हूं कि किसी निर्दोष जादुई जानवर और इंसान को नहीं मारूंगी। काव्या से वादा मिलने पर शिवांश मुस्कुराया और तारिश की तरफ देखा जो शौक में था, तो शिवांश उसे होश में लाते हुए बोला, क्या हुआ तारिश? क्या तुम्हें ये वादा नहीं करना है? नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी वादा करता हूँ। वो तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था, तारिश ने कहा। बढ़िया, अब चलो चलकर कोई रहने की जगह देखते हैं और वहीं पर आगे की योजना बनाएंगे कि अपने शिकार का शिकार कैसे करना है, शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर दोनों सहमत हुए और शिवांश के साथ चल दिए। काव्या और तारिश राजधानी के बारे में ज्यादा जानते थे, इसलिए दोनों शिवांश को एक आवासीय होटल में ले गया जहां तीनों ने 2 कमरे किराए पर लिए। उसके बाद तीनों कमरे में चले गए। शिवांश और तारिश एक कमरे में गए और काव्या दूसरे कमरे में। अपने शहर से आने के बाद शिवांश ने एक पल भी आराम नहीं किया था, इसलिए कमरे में जाते ही वो सो गया। वही तारिश कमरे में ही ध्यान करके अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करने लगा। करीब 3 घंटे सोने के बाद जब शिवांश उठा तो उसने तारिश को उदास बैठा हुआ देखा। ये देखकर शिवांश बोला, क्या बात है तारिश, तुम उदास क्यों हो? मैंने फिर से अभी ध्यान किया लेकिन मेरा रैंक बढ़ ही नहीं रहा है, तारिश उदास होने हुए देखा। तारिश की बात सुनकर शिवांश कुछ सोचते हुए बोला, तारिश तुम्हारे माता पिता के वंश के पास कौन से नाग की शक्ति है? शिवांश की बात सुनकर तारिश बोला, मेरे माता पिता दोनों के परिवार के पास पीले नाग की शक्ति है और वही हमारे पास भी है। तारिश की बात शिवांश कुछ सोचकर तारिश से बोला, तारिश अपना हाथ दो मुझे। क्यों? तारिश ने पूछा। अरे दो यार, इतना बोलकर शिवांश ने तारिश के हाथ पकड़ लिए और अपनी शक्ति तारिश के शरीर में भेजकर तारिश के शरीर की जांच करने लगा। कुछ पल जांच करने के बाद शिवांश तारिश से बोला, तुम्हारे शरीर में एक बाधा है जिसे तुम्हारी शक्तियां तोड़ नहीं पा रही है। अगर वो बाधा दूर हो जाए तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। शिवांश की बात सुनकर तारिश के मन में आशा की एक किरण जगी और वो बोला, कैसे दूर होगी ये बाधा? मैं तो कर दूंगा बाधा दूर, लेकिन उसे दूर करने में तुम्हें बहुत दर्द होगा क्योंकि मुझे अपनी शक्ति तुम्हारे शरीर में भेजनी होगी, शिवांश ने कहा। शिवांश ने इतना कहा ही था तभी उनके दरवाजे किसी ने खटखटाया, जिसे सुनकर शिवांश तारिश से बोला, जाओ खोल दो, काव्या होगी। ठीक है, इतना बोलकर तारिश ने जाकर दरवाजा खोल दिया। तारिश ने जब दरवाजा खोला तो शिवांश के उम्मीद के अनुसार वहां पर काव्या थी। काव्या के अंदर आने के बाद तारिश ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में आने के बाद काव्या बोली, क्या कर रहे थे तुम दोनों? कुछ खास नहीं, बस तारिश के शरीर की बाधा को दूर करने की कोशिश कर रहा था, शिवांश ने कहा। क्या हुआ है इसे? काव्या शिवांश से पूछी। इसके शरीर में किसी कारण से कुछ बाधा है जिसके कारण ये अपने रैंक को बढ़ा नहीं पा रहा है, शिवांश ने कहा। लेकिन शिवांश तुम इसे कैसे ठीक करोगे, क्योंकि इस तरह की बाधा को केवल कोई योगी ही ठीक कर सकता है, अपनी कुंडलिनी चक्र ऊर्जा से, काव्या ने कहा। काव्या की बात सुनकर शिवांश मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर काव्या और तारिश शौक होते हुए शिवांश को देखने लगे। कुछ पल शिवांश को शौक से देखने के बाद काव्या बोली, शिवांश तुम एक योगी हो।
एक योगी एक साधारण योद्धा से अधिक शक्तिशाली होता था। एक योद्धा केवल अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था, वहीं एक योगी अपनी कुंडलिनी चक्र को जागृत करके उसकी ऊर्जा को प्रयोग कर सकता था। एक योगी का सम्मान पूरे विचित्र लोक में होता था, चाहे वो किसी भी जीव की शक्ति के साथ जन्मा हो। एक योगी अपनी कुंडलिनी चक्र ऊर्जा से किसी का इलाज भी कर सकता था। शिवांश काव्या की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं 2 चक्रधारी योगी हूँ और आज मैं पहली बार तारिश का इलाज करने वाला हूँ। आओ तारिश, मेरे पास बैठो। शिवांश की बात सुनकर तारिश खुशी खुशी शिवांश के सामने बैठ गया, जिसके बाद शिवांश ने तारिश के हाथ को पकड़ लिया और अपने शरीर से शक्ति निकालकर अपने चारों तरफ एक शक्ति घेरा बना लिया। जिसके बाद अपने कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को निकालकर तारिश के शरीर में भेजने लगा। जैसे ही शिवांश की कुंडलिनी चक्र ऊर्जा उसके शरीर से निकलकर तारिश के शरीर में प्रवेश किया तो तारिश का शरीर कांप उठा और अपनी जगह से गिरने लगा, लेकिन शिवांश ने गिरने नहीं दिया। कुछ समय तक तारिश के शरीर में कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को भेजने के बाद अपने कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को तारिश के पूरे शरीर में दौड़ाने लगा, जिससे तारिश के शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन दर्द ने हार नहीं मानी और दर्द सहता रहा। करीब 1 घंटे बाद तारिश ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किया और साथ में उसने ये भी महसूस किया कि रैंप धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द अभी भी हो रहा था। शिवांश 15 मिनट और तारिश के हाथ को पकड़े रहा, फिर उसने अपनी शक्ति और कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को अपने शरीर में वापस भेज दिया। तारिश के हाथों को छूने के बाद शिवांश तारिश से बोला, अब तुम ठीक हो गए हो और अब तो तुम जल रैंक के 4थे स्तर के योद्धा बन गए हो। सही कहा तुमने शिवांश, मैं भी महसूस कर रहा हूं कि अब मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हूं, तारिश ने कहा। तारिश की बात सुनकर काव्या बोली, बधाई हो तारिश, अब तुम अपने परिवार को दिखा सकते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। एक तरफ शिवांश, तारिश और काव्या तारिश के ठीक होने की खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिस्ट परिवार के घर के हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे, जिनमें वो लोग भी थे जिन्हें शिवांश ने पीटा था। उन सब के शरीर पर अब भी घाव थे, जिन्हें देखते हुए एक 24-25 साल का लड़का बोला, तुम सबकी ये हालत किसने की? तुम सबको उस काव्या को पकड़ने गए थे, क्या हुआ उसका? दुर्जय भाई, हमने तो काव्या को कैद कर ही लिया था, तभी वहां एक लड़का आ गया और उसने हम सब पर हमला करके काव्या को बचा ले गया, एक आदमी बोला। दुर्जय वही आदमी था जो काव्या से विवाह करना चाहता था। दुर्जय बिस्ट परिवार के मुखिया दुष्यंत बिस्ट का बड़ा बेटा था। दुर्जय बिस्ट पवन रैंक के 8वें स्तर का योद्धा था। वो बिस्ट परिवार के युवा योद्धा में सबसे शक्तिशाली योद्धा था। बिस्ट परिवार में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। अपने परिवार के योद्धा की बात सुनकर दुर्जय गुस्से में बोला, कौन था वो लड़का, जानते हो उसे? नहीं दुर्जय भाई, राजधानी में पहली बार उसे देखा था और काव्या को देखकर भी नहीं लग रहा था कि वो उसे जानती हो, दुर्जय का दूसरा योद्धा बोला। मतलब उसने बेवजह बिस्ट परिवार से दुश्मनी मोल लिया, क्या उसे बताया था कि तुम किस परिवार से हो? दुर्जय ने अपने योद्धाओं से पूछा। जी दुर्जय भाई, बताया था, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। और एक बात भाई, उसके पास एक शक्तिशाली जादुई घोड़ा है जो बहुत शक्तिशाली है, दुर्जय का एक और योद्धा बोला। अपने आदमी की बात सुनकर दुर्जय गुस्से में बोला, जाओ पता लगाओ कि काव्या और वो लड़का कहाँ है, हमें किसी भी कीमत पर काव्या चाहिए, चाहे उसके लिए हमें उस लड़के को मारना पड़े तो मार डालो। जी भाई, दुर्जय के सभी योद्धाओं ने एक साथ कहा। एक तरफ दुर्जय अपने योद्धाओं को भेज चुका था, वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने साथियों के साथ कालू की जानकारी को देख रहा था। जानकारी वाले पत्थर से शिवांश को पता चला कि कालू को आखिरी बार पहाई गांव के शराब खाने में देखा गया था। उस गांव का नाम देखकर तारिश बोला, ये पहाई गांव राजधानी से करीब 5 कोस दूर है। ये एक ऐसा गांव है जहां अपराधी लोग जाकर छुपते हैं। क्योंकि ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इस गांव में कोई आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है, और इस गांव में अगर कोई सैनिक प्रवेश करने की कोशिश करता है तो गांव वाले पहाड़ से हमला करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गांव वाले अपराधियों को शरण देते हैं, शिवांश ने कहा। हाँ, गांव वालों को इन्हीं लोगों से कमाई होती है। ये गांव तो छोटा है, लेकिन जो चीज राजधानी में नहीं मिलेगा वो भी मिलने की संभावना रहता है, तारिश ने कहा। चैत योगी पुष्पेंद्र। शिवांश तारिश और काव्या के साथ हथियार खरीदने बाजार गया, जहां से एक कुछ 3 धातु से बने हथियार और एक पंचधातु से बना गदा खरीदा। जिसके बाद वो तीनों एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे जहां शिवांश धातु के हथियार को जादुई हथियार बना सके। शिवांश, काव्या और तारिश स्थान ढूंढ ही रहे थे, तभी उन तीनों के कानों में एक आवाज सुनाई दिया, अंडरस्को, अरे वो देखो काव्या वहां है। इस आवाज को सुनकर शिवांश और काव्या आवाज की तरफ देखने लगे। शिवांश और काव्या ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ लोग थे जो उन्हीं की तरफ तेजी से आ रहे थे। उन लोगों के कपड़ों पर बिस्ट परिवार का बैच लगा हुआ था, जिसे देखकर काव्या शिवांश से बोली, अंडरस्को शिवांश, भागो, ये बिस्ट परिवार के लोग हैं। पर भागना क्यों है? अंडरस्को तारिश चौंकते हुए बोला। वो बाद में बताऊंगी, पहले चलो, अंडरस्को काव्या डरते हुए बोला। उसकी जरूरत नहीं है, चलो इनका सामना करते हैं, अंडरस्को शिवांश अपने तलवार को निकालते हुए बोला।
शिवांश की बात सुनकर काव्या डरते हुए बोली, अंडरस्कोर शिवांश देख रहे हो लोगों की संख्या, हम एक साथ 10 लोगों से कैसे लड़ेंगे? अगर तुम अभी नहीं लड़ोगे तो फिर कालू को पकड़ने जाओगे तो फिर कैसे लड़ोगी? वहां तो इससे भी अधिक योद्धा होंगे, अंडरस्कोर शिवांश ने कहा। शिवांश की बातों को सुनकर काव्या डरते हुए अपनी सिर हिला देती है, जिसके बाद तारिश भी अपना एक तलवार निकाल लेता है जो रैंक 5 का था, जिसे देखकर शिवांश बोला, अंडरस्कोर लगता है तुम किसी साधारण परिवार से नहीं हो। किस परिवार से हो तुम? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनसे लड़ ले, अंडरस्कोर तारिश ने इतना कहा और अपने तलवार को लेकर आगे बढ़ गया। बिस्ट परिवार के योद्धाओं में 2 पवन रैंक के योद्धा थे और बाकी सब जल रैंक के योद्धा था। योद्धाओं को देखते हुए शिवांश ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अंडरस्कोर तूफान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तूफान आवासीय होटल के अस्तबल में था। जैसे है शिवांश की बातें उसके दिमाग में गूंजी, उसने अपनी शक्तियों से अपने रस्सी को तोड़ दिया और शिवांश की आवाज उसे जिस तरफ से सुनाई दी उस दिशा में चल दिया। तूफान कुछ ही समय बाद शिवांश के बगल में खड़ा था, जिसे देखकर तारिश और काव्या को बहुत आश्चर्य हुआ कि तूफान कैसे पहुंच गया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था शिवांश ने खुद को तूफान से जोड़ लिया था, जिस कारण शिवांश कहीं से तूफान को बुलाता तूफान वहां पहुंच जाता। तूफान के आने के बाद शिवांश काव्या और तारिश से बोला, अंडरस्कोर तुम दोनों तूफान के साथ बाकियों को संभालो, मैं इन दोनों पवन रैंक के योद्धाओं को संभालता हूँ। शिवांश की बात सुनकर तीनों ने अपने सिर हिला दिया। तूफान को अपना सिर हिलाते देखकर तारिश और काव्या मुस्कुराने लगे। कुछ पल मुस्कुराने के बाद चारों दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। तभी बिस्ट परिवार के साथ कुछ और योद्धा जुड़ गए। ये सब भी बिस्ट परिवार के ही योद्धा थे, इन्हें भी काव्या को ढूंढने के लिए भेजा था। जैसे ही उन सबको खबर मिली कि काव्या मिल गई है तो सब तेजी में वहां पहुंच गए। योद्धाओं की बढ़ती संख्या देखकर काव्या और ज्यादा डर गई और शिवांश से बोली, अंडरस्कोर शिवांश, अब तो योद्धाओं की संख्या 20 हो गई, क्या हम अब भी लड़ेंगे? हाँ अंडरस्कोर। इतना बोलकर शिवांश अपने रैंक 6 की तलवार लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद शिवांश और उसके साथी बिस्ट परिवार के योद्धाओं से भिड़ गए, जिसके कारण बाजार में अफरातफरी मच गई। सभी लोग एक साथ बिस्ट परिवार के इतने योद्धाओं को देखकर चौंक गए थे। शिवांश एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धाओं से लड़ रहा था। 2 तो पहले से उसके सामने थे और 2 दूसरे समूह के योद्धा थे। शिवांश को देखकर उन चारों ने गुस्से में अपनी शक्ति निकालनी शुरू कर दिया। उन चारों की शक्ति उनके शरीर से निकलकर एक तीर में बदल गया और शिवांश की तरफ बढ़ने लगा। चारों की शक्ति से मिलने की वजह से वो तीर बहुत शक्तिशाली दिख रहा था। उस तीर की शक्ति इतनी थी किसी नौग्रह रैंक के पहले स्तर के योद्धा को मार डाले, लेकिन उस तीरथ को भी देखकर शिवांश के चेहरे पर कोई डर नहीं था। शिवांश ने अपने तलवार शक्ति समाहित की, जिसकी वजह से शिवांश की तलवार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। उसके बाद शिवांश ने अपने तलवार से हमला कर दिया। शिवांश के हमला करते ही शिवांश के तलवार से एक शक्तिशाली तलवार निकला और तीर से जाकर टकरा गया। जैसे ही तीर और तलवार आपस में टकराए उस जगह एक धमाका हुआ, जिससे लड़ाई देख रहे लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें डर लगने लगा था, साथ में उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि 17-18 साल का एक लड़का पवन रैंक के 4 योद्धा से एक साथ लड़ रहा था। अगर वो सब अपने आंखों से नहीं देखते तो विश्वास नहीं करते कि एक लड़के ने एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धा से युद्ध किया। जब बिस्ट परिवार के योद्धाओं ने देखा कि उनका शक्तिशाली हमला नष्ट हो गया तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन सब ने चारों तरफ से शिवांश पर हमला करने का सोचा और अपने अपने हथियार निकाल लिया। अपने अपने हथियार निकालने के बाद चारों ने चारों तरफ से शिवांश को घेर लिया। ये देखकर लोगों को शिवांश के लिए बुरा लगने लगा। कुछ लोग आपस में बात करने लगे, अंडरस्कोर, आज तक मैंने इतना प्रतिभाशाली योद्धा नहीं देखा है जो एक साथ 4 पवन रैंक के योद्धाओं का सामना कर रहा है। सही कह रहे हो भाई, लेकिन ये लड़का है कौन, क्योंकि हमने इसे राजधानी में कभी नहीं देखा है। लोगों के बीच इसी तरह की बातें चल रही थी, तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्कोर, अरे ये तो शिवांश है जिसने जगताप को हराया है। वो आदमी शिकारी दल समूह का एक शिकारी था जिसने शिवांश और जगताप की लड़ाई देखी थी। उस शिकारी की बात सुनकर सब आश्चर्य में शिवांश को देखने लगे। सबने जगताप और शिवांश की लड़ाई के बारे में सुना था, देखा नहीं था, लेकिन अभी शिवांश को वो सब शिवांश को लड़ते हुए देख रहे थे। सब देखना चाहते थे कि शिवांश के बारे में जो कहा गया था वो सच है कि नहीं। सभी के बातों के बीच बिस्ट परिवार के चारों योद्धा ने एक साथ शिवांश पर चारों तरफ से हमला कर दिया। उन सब के हमला करते ही शिवांश के चारों तरफ से 4 तरह के हमले आने लगे। एक तरफ से तलवार, दूसरी तरफ से फरसा, तो तीसरी और चौथी तरफ से गदा और भाला, जो सभी के सभी सफेद रंग के थे। उन हमलों को देखकर शिवांश ने जल्दी जल्दी से चारों दिशाओं में अपने तलवार घुमा दिए। शिवांश के ऐसा करते ही शिवांश के तलवार से 4 सुनहरा तलवार निकलकर शिवांश की तरफ आ रहे चारों हमले से टकरा गया।
जैसे ही सभी हमले टकराए एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे शक्ति की लहर चारों तरफ फैल गई, जिसे देखकर लोग डर गए और अपने अपने सामने शक्ति कवच बना लिया, जिसके कारण सब बच गए। शिवांश ने भी जल्दी से अपने चारों तरफ कवच बना लिया थे, जिस कारण से शिवांश भी बच गया, लेकिन बिस्ट परिवार के योद्धा समय में कवच तैयार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सब शक्ति की लहर से टकरा गया। शक्ति की लहर से टकराने की वजह से सभी खून की उल्टी करने लगे। ये देखकर शिवांश बोला, अंडरस्को तुम सबको एक मौका दे रहा हूँ, अपने योद्धाओं को लेकर निकल जाओ यहाँ, नहीं तो कोई जिंदा नहीं जा पाओगे। शिवांश की बात सुनकर चारों योद्धा गुस्से में आ गया, जिसके बाद एक योद्धा बोला, अंडरस्को हम जाएंगे तो तुम्हें और काव्या को लेकर। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश अपने शरीर से शक्ति निकालने लगा। शिवांश ने अपनी शक्ति के साथ कुंडलिनी चक्र ऊर्जा को भी निकाला और उसे छोटे खंजर में बदलकर उसे अपने शक्तियों के बीच छुपा दिया और बिस्ट परिवार के चारों योद्धाओं की तरफ भेज दिया। शिवांश का हमला देखने में काफी कमजोर लग रहा था, जिसे देखकर सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन उस भीड़ में एक अनुभवी बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने शिवांश के हमले को देखते हुए बोला, अंडरस्को आज ये चारों गए, अब इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसके बगल में खड़ा व्यक्ति बोला, अंडरस्को योगी पुष्पेंद्र आप ये कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस लड़के ने अपने कमजोर हमले के बीच में शक्तिशाली हमला छुपा रखा है। ये लड़का एक योगी है अंडरस्को, योगी पुष्पेंद्र ने कहा। योगी पुष्पेंद्र एक 5 चक्रधारी योगी थे। वो हरित राज्य के राजपरिवार के सदस्य थे, लेकिन उन्हें राजनीति और राजपाट से कोई मतलब नहीं था। पूरे हरित राज्य में उनसे शक्तिशाली योगी कोई नहीं था और उनके बगल में खड़ा व्यक्ति उनका एक दोस्त था जो योगी नहीं था, इसलिए वो शिवांश के हमले को नहीं देख पाया। वो दोनों लोगों के बीच आम इंसान बनकर खड़े थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर उनका दोस्त शिवांश के हमले की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि बिस्ट परिवार के योद्धाओं के हमले की वजह से शक्ति नष्ट हो गई। उसके बाद योगी पुष्पेंद्र के कहे अनुसार उसके बीच से खंजर निकाला और बिस्ट परिवार के योद्धाओं की तरफ जाने लगा। जब बिस्ट परिवार के योद्धाओं के साथ आसपास खड़े लोगों ने देखा कि शिवांश ने अपने कमजोर हमले के बीच एक खंजर छुपा रखा था, तो सब शॉक हो गए और शिवांश को देखने लगे। तभी कुछ लोगों ने शिवांश के हमले को पहचान लिया और एक साथ बोलने लगे, अंडरस्को ये तो कुंडलिनी चक्र ऊर्जा का हमला है, ये लड़का तो एक योगी है। सभी लोगों की बातों को सुनकर बिस्ट परिवार के योद्धाओं का गला सूखने लगा, लेकिन उन सब ने घुटने नहीं टेके और अपने शरीर से शक्ति निकालने लगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और शिवांश का हमला चारों योद्धाओं के गले को चीरते हुए बाहर निकल गया, जिस कारण चारों की मौत वही हो गई। ये दृश्य देखकर सभी लोग शॉक हो गए और डर से शिवांश को देखने लगे। शिवांश ने थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाया बिस्ट परिवार के योद्धाओं पर। आज की लड़ाई देखने वाले लोग भविष्य में कभी शिवांश से लड़ने नहीं वाले थे। दूसरी तरफ काव्या, तारिश और तूफान ने बिस्ट परिवार के एक एक योद्धा को मार दिया, जिसकी वजह से बाजार में खून की नदियां बह गई। सभी के मारने के बाद शिवांश अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया, फिर से एक सुरक्षित स्थान की खोज में। उन सबको देखकर लग ही रहा था उन सब ने अभी अभी एक लड़ाई लड़ी थी। वो सब कुछ दूर गए ही थे, तभी उन चारों के सामने 2 आदमी आकर खड़े हो गए। जैसे ही काव्या और तारिश ने उन दोनों आदमियों को देखा, उन दोनों ने अपने सिर झुका लिया। ये देखकर शिवांश को बहुत आश्चर्य हुआ और वो आश्चर्य में कभी तारिश और काव्या को देखता तो कभी अपने सामने खड़े आदमियों को देखता। कुछ पल देखने के बाद शिवांश काव्या और तारिश से बोला, अंडरस्को तुम दोनों इन दोनों के सामने क्यों झुक रहे हो, कौन है ये है? शिवांश का सवाल सुनकर वो दोनों आदमी आश्चर्य में देखने लगे। कुछ पल देखने के बाद एक आदमी बोला, अंडरस्को तुम हम दोनों को नहीं जानते, हम तो इस राज्य के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर काव्या घबराते हुए बोली, अंडरस्को हरीश जी हमारा दोस्त राजधानी आज ही आया है, इसलिए आपके और योगी पुष्पेंद्र के बारे में नहीं जानता है। शिवांश के सामने जो 2 आदमी आए थे वो योगी पुष्पेंद्र और उनका दोस्त हरीश था। हरीश सूर्य शक्ति रैंक के 9वें स्तर का योद्धा था। हरीश की शक्ति से राज्य में टकराने की हिम्मत कुछ ही लोगों के पास थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा शिवांश को। वो काव्या और तारिश की तरह उन दोनों के सामने नहीं झुका और बोला, अंडरस्को क्या मैं आप दोनों की कोई सेवा कर सकता हूँ? चैप्टर 9 शिवांश का बनाया पहला हथियार। शिवांश और उसके साथी बिस्ट परिवार के योद्धाओं को मारने के बाद वहां से निकल जाते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी योगी पुष्पेंद्र और उनका दोस्त हरीश शिवांश और उसके साथियों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। उन दोनों के परिचय जानने के बाद शिवांश उनसे उनके सामने आने का कारण पूछता है। शिवांश को इतने शक्तिशाली लोगों के सामने निडर हुए देखकर योगी पुष्पेंद्र और हरीश को बहुत आश्चर्य हुआ। पूरे हरित राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो इन दोनों से डरता नहीं था। यहाँ तक हरित राज्य के महाराज भी इन दोनों से लड़ने से पहले 100 बार सोचते फिर लड़ते। उन दोनों इंसान से शिवांश को डर नहीं लग रहा था।
शिवांश की निडरता को देखकर योगी पुष्पेंद्र खुश हुए, बोले अंडस को मैंने तुम्हारा युद्ध कला और कुंडलिनी चक्र ऊर्जा का प्रयोग करते हुए भी देखा, इतनी कम में तुम 2 चक्रधारी योगी बन गए हो, ये किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं है। आखिर तुम किस परिवार के योद्धा हो? मैं अनाथ हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अंडस को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर योगी पुष्पेंद्र और हरीश शॉक हो गए और शिवांश को देखने लगे। सबको यही लगता था कि शिवांश किसी साधारण परिवार से नहीं है। माया की तरह योगी पुष्पेंद्र और हरीश को भी लगा कि शिवांश किसी शक्तिशाली माता पिता का बच्चा है। कुछ पल शौक में रहने के बाद योगी पुष्पेंद्र शिवांश से बोले, अंडस को क्या तुम राजपरिवार के साथ जुड़ना चाहोगे और साथ में मेरे शिष्य बनोगे? मैं तुम्हें और बेहतर योगी बना सकता हूँ। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शौक हो गए। कुछ पल शौक में रहने के बाद काव्या शिवांश से बोली, अंडस को शिवांश सोच क्या रहे हो, हाँ कर दो, राजपरिवार से जुड़ने का मौका सबको नहीं मिलता है। तारिश ने भी शिवांश को राजपरिवार से जुड़ने के लिए कहा। दोनों की बात सुनने के बाद शिवांश योगी पुष्पेंद्र से बोला, अंडस को योगी पुष्पेंद्र मुझे खुशी होती राजपरिवार और आपसे जुड़ने की, लेकिन मैं अभी किसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ऊपर पहले से कुछ जिम्मेदारियां हैं और जब तक उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं कोई और जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। शिवांश की बात सुनकर योगी पुष्पेंद्र और हरीश सोच में पड़ गए। कुछ पल सोच में रहने के बाद योगी पुष्पेंद्र बोले, अंडस को कौन सी जिम्मेदारी है तुम पर, अगर उसे पूरा करने में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सका? योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर शिवांश कुछ बोलता उससे पहले काव्या बोली, अंडस को योगी पुष्पेंद्र वो शिवांश अपनी मां के कातिल को ढूंढ रहा है। काव्या की बात सुनकर हरीश बोला, अंडस को मां के कातिल को? क्या तुम्हारे पास कोई पहचान है कातिल का? जी, एक लॉकेट है जो 2 मुँह नाग कबीले का है, अंडस को काव्या ने कहा। काव्या की बात सुनकर हरीश और योगी पुष्पेंद्र शौक हो गए। कुछ पल शौक में रहने के बाद योगी पुष्पेंद्र ने कहा, अंडस को वो सब तो सिर्फ धन के लिए हत्या करते हैं, इसका मतलब किसी ने तुम्हारी मां को मारने के लिए उन्हें धन दिया होगा। वो मैं जानता हूं और मुझे उसी तक पहुंचना है और मुझे विश्वास है कि वो इंसान कमजोर नहीं है, इसलिए मैं आपके राजपरिवार से न जुड़ सकता हूं, क्योंकि मैं अगर जिम्मेदारी के बीच दब गया तो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाऊंगा, अंडस को शिवांश ने कहा। ठीक है शिवांश, तुम राजपरिवार से नहीं जुड़ना चाहते, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अंडस को इतना बोलकर योगी पुष्पेंद्र ने अपने हाथ को झटका जिससे उनके हाथों में एक मंत्र की पर्ची आ गई, जिसे वो शिवांश को देते हुए बोले, अंडस को शिवांश ये रैंक 3 का एक हमला करने वाला शक्ति मंत्र है जिसका नाम शक्ति गदा शक्ति मंत्र। शिवांश ने उस मंत्र को लेने से मना नहीं किया और योगी पुष्पेंद्र से मंत्र लेते हुए धन्यवाद बोला। उसके बाद शिवांश उस मंत्र को देखने लगा। तभी हरीश बोला, अंडस को मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं शिवांश। इतना बोलकर शिवांश ने अपने हाथ झटके जिससे उनके हाथ एक मंत्र की पर्ची आ गई, जिसे शिवांश को देते हुए बोले, अंडस को शिवांश ये एक रैंक 2 का मंत्र है, इसका नाम बर्फीला नाग शक्ति मंत्र है, ये भी हमला करने वाली शक्ति है। दोनों से शक्ति मंत्र लेने के बाद शिवांश बोला, अंडस को धन्यवाद इसके लिए, लेकिन ये मंत्र को आप दोनों के परिवार से जुड़े होंगे, कहीं मैंने इसे किसी और को दे दिया तो? तुम अपने साथियों को दे सकते हो इन मंत्रों को, क्योंकि ये हमारे परिवार से नहीं जुड़ा है, असल में मैंने इसे नीलामी में खरीदा था, अंडस को योगी पुष्पेंद्र ने कहा। योगी पुष्पेंद्र की बात सुनकर शिवांश ने राहत की सांस ली और योगी पुष्पेंद्र और हरीश के सामने हाथ जोड़े और धन्यवाद बोला। उसके बाद उन दोनों से अनुमति लेने के बाद वहां से चला गया। एक तरफ शिवांश एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहा था, दूसरी तरफ बिष्ट परिवार के मारे जाने की खबर पूरे राजधानी में फैल गया। जब बिष्ट परिवार को खबर मिली तो वो सब गुस्से में आग बबूला हो गए। दुर्जय की आंखों में तो आग जम रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त शिवांश उसके सामने आ जाता तो वो उसे जलाकर राख कर देता। जब बिष्ट परिवार के मुखिया को अपने योद्धा के मारे जाने की खबर मिली तो वो भी गुस्से में आग बबूला हो गया और किसी भी कीमत में हथियारों को ढूंढने के आदेश दे दिया। वहीं जब बिष्ट परिवार और शिवांश की लड़ाई की खबर माया तक पहुंची तो वो भी चिंतित हो गई। उसने जल्दी से अपने सहायक को बुलाई जो एक लड़का था, उसे बोली, अंडस को जल्दी पता लगाओ कि शिवांश कहाँ है। जी माया साहिबा, मैं अभी पता लगता हूँ, अंडस को सहायक ने कहा। सहायक के जाने के बाद माया मन ही मन बोली, अंडस को इस शिवांश ने बिष्ट परिवार के योद्धाओं से लड़ाई क्यों कर ली, क्या कोई दुश्मनी है दोनों के बीच? एक तरफ माया शिवांश के लिए परेशान थी, दूसरी तरफ शिवांश को एक स्थान मिल गया था जहां कोई आता जाता नहीं था, वो एक खंडहर था। उस स्थान को देखने के बाद शिवांश अपने साथियों के साथ खंडहर के अंदर चला गया और एक सुरक्षित जगह देखकर बैठ गया और उसके पास काव्या और तारिश में बैठ गए। शिवांश उन दोनों को देखने के बाद बोला, अंडस को तुम दोनों जाओ और ध्यान करो, तब तक मैं जादुई हथियार को तैयार करता हूँ। शिवांश की बात सुनकर काव्या बोली, अंडस को नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बगैर जादुई मणि के कैसे हथियार बनाते हो। हाँ मुझे भी देखना है, अंडस को तारिश ने कहा।
ठीक है तो देखो लेकिन थोड़ा दूर हो जाओ तुम दोनों। अंडरस्को इतना बोलकर शिवांश ने अपने पास से सभी धातु के हथियार निकाल लिए और अपने सामने रख लिए। शिवांश ने जो हथियार खरीदे थे उनमें तलवार, खंजर, गदा और फरसा था। उन सभी को बाहर निकालने के बाद शिवांश ने एक तलवार को अपने एकदम करीब रख लिया और अपने हथेली को आगे करके एक मंत्र का ध्यान करने का लगा। शिवांश ने जैसे ही मंत्र का ध्यान शुरू किया, शिवांश के हाथों में शक्ति इकट्ठा होने लगी। काव्या और तारिश आश्चर्य में शिवांश को देख रहे थे कि शिवांश क्या कर रहा है। वो दोनों ये सब पहली बार देख रहे थे, जिस कारण उन दोनों को कुछ अजीब लग रहा था। वही शिवांश के मंत्र पढ़ने की वजह से आसपास के जगह में हलचल होने लगी थी, जिसे महसूस कर शिवांश को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि वो पहली बार हथियार बना रहा था। करीब 2 घंटे तक शिवांश के हाथों में शक्ति इकट्ठा होने के बाद उन शक्तियों ने एक मणि का रूप ले लिया जो लाल रंग की थी, जिससे भयानक शक्ति निकल रही थी। उस मणि को देखकर काव्या और तारिश को बहुत आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने आज तक मंत्रों से मणि तैयार होते नहीं देखा था। तारिश आश्चर्य में शिवांश को देखते हुए काव्या से बोला, अंडरस्को काव्या, ये शिवांश कौन है और इस तरह के मंत्र इसके पास कहाँ से आए? मालूम नहीं तारिश, जिस दिन तुम इससे मिले थे उसी दिन मुझे भी मिला है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना तो तय है कि इसके माता पिता कोई साधारण लोग नहीं होंगे, अंडरस्को काव्या ने कहा। दोनों की बातों के बीच शिवांश ने एक और मंत्र का ध्यान करना शुरू कर दिया, जिससे मणि से शक्ति निकलकर तलवार में समाहित होने लगी, जिससे तलवार से एक चमक निकलने लगी। ये देखकर काव्या और शिवांश बगैर पलक झपकाए जादुई हथियार बनते हुए देख रहे थे। करीब 2 घंटे तक मणि से शक्ति निकलकर तलवार में समाहित होती रही है, और जब पूरी शक्ति मणि में समाहित हो गई उसके बाद शिवांश के हाथों से मणि गायब हो गई। पूरी की पूरी मणि तलवार में समाहित हो गई। शिवांश ने अपना पहला जादुई तलवार सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था, जिस कारण वो बहुत खुश था और अपने नए जादुई तलवार को देख रहा था। जो तलवार अब तक धातु का हथियार था वो अब जादुई हथियार बन गया था। शिवांश के बनाए तलवार से खतरनाक शक्ति निकल रही थी। वो तलवार अब पूरी तरह से लाल हो गया और भयानक दिखने लगा था। कुछ पल तलवार को इसी तरह देखने के बाद शिवांश ने उसे अपने हाथ में उठा और काव्या और तारिश को दिखाते हुए बोला, अंडरस्को तुम दोनों ने तो बहुत सारे रैंक 3 के हथियार देखे होंगे, जरा देखो कि कौन बेहतर हथियार है, मेरा बनाया या दूसरों का बनाया हुआ। शिवांश की बात सुनकर काव्या ने हथियार अपने हाथ में लिए और उसकी शक्ति को जागृत करके पास के एक चट्टान पर हमला कर दिया। जैसे ही तलवार चट्टान से टकराया, एक धमाके के साथ चट्टान मिट्टी में बदल गया, जिसे देखकर तारिश और काव्या शॉक हो गई और शिवांश के बनाए तलवार को देखने लगे। तलवार की शक्ति देखकर काव्या बोली, अंडरस्को शिवांश, अगर मैं किसी और रैंक 3 के हथियार से हमला करती तो ये चट्टान सिर्फ टुकड़ों में बिखरता, लेकिन तुम्हारे बनाए हथियार ने तो इसे मिट्टी में बदल दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली है। शिवांश, ये मंत्र तुम्हें कहाँ से मिले? अंडरस्को तारिश ने पूछा। किस्मत से मिल गए थे, अंडरस्को शिवांश मुस्कुराते हुए बोला। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश एक साथ बोले, अंडरस्को काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती और राह चलते इस तरह का खजाना मिल जाता। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। ये देखकर शिवांश बोला, अंडरस्को अब चलो बाकी का हथियार बाद में बनाएंगे, पहले होटल चलते हैं, फिर वहां से कमरा खाली करके हमें सफर पर भी निकलना है। शिवांश की बात सुनकर दोनों सहमत हुए और शिवांश के साथ होटल की तरफ निकल गए। होटल पहुंचने के बाद शिवांश ने कमरे खाली किए और पहाड़ी गांव के सफर पर निकल गया। शिवांश अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसके रास्ते में फिर से कोई आ गया, लेकिन इस बार के समूह में एक लड़की थी जो शिवांश को जानी पहचानी लगी। शिवांश के सामने जो समूह खड़ा था वो माया और उसके सैनिक थे। माया को देखकर शिवांश तूफान से नीचे उतरा और माया के पास जाकर बोला, अंडरस्को तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे रास्ते को रोक के क्यों खड़ी हो? शिवांश की बात सुनकर माया एक पल शिवांश के 2 लोगों के समूह की तरफ देखी, फिर बोली, अंडरस्को तुम्हारी बिस्ट परिवार से क्या दुश्मनी है? तो तुम ये जानने आई हो यहाँ? अंडरस्को शिवांश चौंकते हुए बोला, हाँ, तुम नहीं जानते कि बिस्ट परिवार कितना खतरनाक है, वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंडरस्को माया परेशान स्वर में बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और हाँ, चिंता करने के लिए धन्यवाद, अंडरस्को शिवांश ने कहा। एक और बात, तुमने कालू को पकड़ने की जिम्मेदारी ली है, जानते भी हो कालू कहाँ पर छुपा है? अंडरस्को माया बोली, हाँ, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार कालू इस वक्त पहाड़ी गांव में है जहां सारे अपराधी छुपते हैं, अंडरस्को शिवांश ने कहा। चट्टान पहाड़ी गांव का वैभव। शिवांश अपने साथियों के साथ पहाड़ी गांव की तरफ निकल चुका था, तभी उसके रास्ते में माया आ जाती है और अपनी चिंता जताती है, जिसे सुनकर शिवांश उसे चिंता नहीं करने के लिए कहता है और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए तारिश ने शिवांश से पूछा, अंडरस्को शिवांश, ये शिकारी दल समूह की प्रबंधक तुम्हारी इतनी चिंता क्यों कर रही थी? हमने तो सुना है कि ये मर्दों को भाव तक नहीं देती है। मुझे क्या पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, अंडरस्को शिवांश ने जवाब दिया।
जिसे सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए बोली अंडरस्को अरे बेवकूफ, वो तुमसे प्यार करने लगी है इसलिए तो उसे तुम्हारी चिंता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब फालतू में सोच रहे हो, वो मुझे अपने परिवार के योद्धाओं में शामिल करना चाहती है, शायद इसलिए चिंता कर रही हो अंडरस्को शिवांश ने कहा। शिवांश की बात सुनकर काव्या और तारिश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तीनों बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। शिवांश अपने घोड़े तूफान को काव्या और तारिश के घोड़े के बराबर ही चला रहा था। वो चाहता तो तेज गति में पहाड़ी गांव जल्दी पहुंच जाता, लेकिन काव्या और तारिश का घोड़ा साधारण था, इसलिए शिवांश को साधारण घोड़े की गति से चलना पड़ रहा था। करीब 10 घंटे के सफर के बाद बगैर किसी मुश्किल के तीनों पहाड़ी गांव के नजदीक पहुंच गए। गांव के नजदीक पहुंचने के बाद शिवांश बोला अंडरस्को हमें चोरों की तरह तैयार होना होगा, इसलिए अब सब पहले अपने अजीबोगरीब कपड़े निकालो। शिवांश की बात सुनकर तीनों ने अपने अपने कपड़े निकाल लिए। शिवांश और उसके साथी जहां खड़े थे वो जगह एक छोटा सा जंगल था, इसलिए काव्या झाड़ियों के पीछे छुपकर कपड़े बदलने लगे। तीनों कपड़े बदल ही रहे थे तभी काव्या जोर से चीखी। काव्या की चीख सुनकर शिवांश और तारिश एक साथ बोला अंडरस्को क्या हुआ काव्या, तुम ठीक हो, हम आए क्या? उन दोनों ने इतना कहा ही था कि उन दोनों ने देखा कि काव्या अपने कपड़ों को ठीक करते हुए उनकी तरफ भाग रही थी। तभी शिवांश और तारिश ने देखा कि काव्या के पीछे एक शेर था, जिसे देखकर शिवांश बोला अंडरस्को इतने छोटे जंगल में शेर पर कैसे? तारिश और शिवांश शेर को देख ही रहे थे तभी काव्या उन दोनों के बगल में आकर खड़ी हो गई। ठीक उसी समय शेर भी उन तीनों के सामने आकर दहाड़ने लगे। ये देखकर शिवांश शेर से बोला अंडरस्को दहाड़ना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। शिवांश की बात सुनकर शेर दहाड़ा, जिसे समझकर शिवांश बोला अंडरस्को तुम हमें खाओगे, इस भ्रम में नहीं रो और लौट जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। असल में शेर रैंक 3 का तिलिस्मी जानवर था, इसलिए वो बोल नहीं सकता था, लेकिन शिवांश एक अवतार था इसलिए वो शेर के मन की आवाज को सुन लिया था। लेकिन उसके दोनों साथी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि शिष्य क्या बोल रहा था, लेकिन शिवांश की बातों से उन्हें डर जरूर लग रहा था। शिवांश ने जैसे ही शेर को जाने को कहा, शेर ने एक छलांग शिवांश की तरफ लगा दी। ये देखकर शिवांश के साथी डर गए और जोर से चिल्लाए शिवांश। वही शिवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली को मुक्के में बदला और शेर पर हमला कर दिया। जैसे ही शिवांश का मुक्का शेर से टकराया, शेर दूर जाकर पेड़ से टकरा गया और दर्द से दहाड़ निकाली। तारिश और काव्या ने देखा कि शेर के मुंह से खून निकल रहा है। शेर को मुक्का मारने के बाद शिवांश शेर से बोला अंडरस्को एक और अवसर दे रहा हूँ, चले जाओ वरना मारे जाओगे, हम यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए। वही शिवांश की बातों को नजरअंदाज करते हुए शेर फिर से शिवांश की तरफ बढ़। ये देखकर शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला अंडरस्को माफ कीजिएगा प्रभु गरुड़ और प्रभु शेषनाग, ये शेर मान ही नहीं रहा है, अब मुझे इस पर हमला करना ही होगा, लेकिन इसे एक अवसर जरूर दूंगा। मन ही मन इतना बोलकर शिवांश ने अपनी आंखें खोली, जिसके एक सुनहरा चमक था। उसके बाद शिवांश ने अपने मुक्के में शक्ति इकट्ठा किया और जैसे ही शेर उसके करीब आया, शिवांश ने शेर पर एक खतरनाक हमला कर दिया। जैसे ही शेर शिवांश के मुक्के से टकराया, दर्द भरी दहाड़ निकालते हुए और खून की उल्टी करते हुए पहले से भी ज्यादा दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। जिसके बाद शिवांश अपने साथियों से बोला अंडरस्को चलो चलते हैं। शिवांश ने इतना कहा ही था तभी उसे फिर से दहाड़ सुनाई दिया, जिसे सुनकर शिवांश और उसके साथियों ने पीछे की तरफ देखा तो शेर किसी कारण से तुरंत ही होश में आ गया था। जिसे देखकर शिवांश बोला अंडरस्को लगता है ये मरना ही चाहता है, अब अगर इसने हमला किया तो जरूर ये मरेगा। शिवांश ने इतना कहा ही था तभी शिवांश और उसके साथियों ने देखा कि शेर दूसरी दिशा में जा रहा है। जिसे देखकर काव्या बोली अंडरस्को शिवांश ये तो जा रहा है, लगता है इसे अक्ल का गया कि ये शिवांश ने नहीं जीत सकता है, अंडरस्को तारिश ने कहा। चलो अब चलते हैं अंडरस्को। इतना बोलकर शिवांश तूफान पर सवार हो गया। जिसके बाद काव्या और तारिश भी अपने अपने घोड़े पर सवार हो गया। जिसके बाद तीनों गांव की तरफ निकल गए। तीनों इस वक्त किसी चोर से कम नहीं लग रहे थे। तीनों ने अपने माथे पर एक कपड़ा बांध रखा था जो काले रंग था। चोर के कपड़े मम्मी काव्या काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने आंखों में काजल लगा रखी थी और एक हाथ में बल्ला पहन रखी थी। उसके मुंह में एक छोटी तीली थी जिसे काव्या चबा रही थी। वही तारिश और शिवांश ने अपने हाथों और माथे पर रुमाल बांध रखे थे और उनके हाथों में एक एक शराब की बोतल थी जिसे दोनों थोड़ा थोड़ा पी रहे थे। असल में उस शराब में बोतल में शराब नहीं था, शराब की तरह दिखने वाला एक तरह आयुर्वेदिक शरबत था जिसका सुगंध भी शराब की तरह था। जब शिवांश और उसके साथी पहाड़ी गांव के पहाड़ को पार कर रहे थे उस वक्त शिवांश को आभास हुआ कि कोई उन तीनों पर नजर रखे हुए है। जिसे महसूस कर शिवांश ने तारिश को अपने आंखों से कुछ इशारा किया। शिवांश के आंखों के इशारे को समझते हुए तारिश बोला अंडरस्को अंश भाई ये वो गांव है जहां राज्य के सैनिक भी यहां आने की हिम्मत नहीं करते हैं। हमने जिस चीज को चुराया है उसे यही बेच सकते हैं।
तीनों ने पहले ही योजना बना लिया था कि गांव में प्रवेश करते भी क्या करना है। उनके योजना के अनुसार तीनों को अपने नाम बदलने थे, जैसे शिवांश का नाम अंश, तारिश का नाम तरुण और काव्या का नाम सुनहरी। तीनों खुशी खुशी बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं पहाड़ों के पीछे दो आदमी छुपकर शिवांश और उसके साथियों पर नजर रखे हुए था। शिवांश और उसके साथियों की बात सुनकर गांव के दोनों गुप्तचर ने एक दूसरे को देखा। फिर एक गुप्तचर बोला, अंडस को ये तीनों चोर है, कोई सैनिक नहीं, और ये अभी 17-18 साल के बच्चे हैं, ये सैनिक कैसे बन पाएंगे और न ही शिकारी बन सकते हैं, लेकिन चोर बन सकते हैं। अंडस को दूसरा गुप्तचर मुस्कुराते हुए बोला, चलो आराम करते हैं और इन तीनों को जाने देते हैं। वैसे भी गांव में ये सब मुश्किल में पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ इन सबसे भी बड़े चोर मौजूद हैं, अंडस को पहला गुप्तचर ने कहा। अपने साथी की बात सुनकर दूसरे गुप्तचर ने अपना सिर हिला दिया और वो दोनों वही आराम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ शिवांश और उसके साथी गांव में प्रवेश कर गए। गांव को देखकर शिवांश और उसके साथी शॉक हो गए। उन तीनों के शौक का कारण ये था कि पहाड़ी गांव किसी नगर से कम नहीं था। गांव की सड़क पूरी तरह से साफ थी। गांव में बड़े बड़े दुकान थे और वहां पर 3-4 मंजिला घर और होटल थे। चारों तरह उजाला था और गांव के बाजार में काफी हलचल थी। बाजार में जगह जगह पर सैनिक खड़े थे जो गांव के सैनिक थे। जब शिवांश ने गांव के सैनिकों के शक्ति स्तर की जांच की, पता चला कि सभी सैनिक जल रैंक के योद्धा थे। शिवांश काव्या और तारिश को देखते हुए धीरे से बोला, अंडस को कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए हैं। इतना बोलकर शिवांश जब अपने साथियों की तरफ देखता है तो उसे दिखा कि काव्या और तारिश खुद शौक में थे। ये देखकर शिवांश ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद दोनों को होश में लाने के उनका नाम पुकारा, जिसे सुनकर दोनों होश में आए और शिवांश को घूरते लगे। उनके घूरने का कारण ये था कि शिवांश ने उन दोनों का असली नाम ले लिया था, जिसे सुनकर दोनों होश में गए थे। जब शिवांश ने दोनों को होश में आते देखा तो बोला, अंडस को क्या यही खड़े रहना है या आगे बढ़ना है? इतना बोलकर शिवांश तूफान से नीचे उतर गया और तूफान के साथ चलते हुए जाने लगा। ये देखकर काव्या और तारिश भी घोड़े से उतर गए और गांव में अंदर की तरफ जाने लगे। कुछ अंदर जाने के बाद तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। तीनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी शिवांश को कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर कुछ पकड़ लिया। शिवांश ने जिस चीज को पकड़ा था वो एक तीर था, जिसे देखकर काव्या और तारिश आसपास देखते हुए बोले, अंडस को किसने हमला किया हम पर? काव्या इतना बोली ही थी कि उन तीनों को कुछ पैरों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर तीनों सतर्क हो गए और अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए। तभी उन सब के सामने एक समूह आया, जिसका हर सदस्य अपने चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए था। शिवांश और उसके साथियों को देखते हुए समूह का एक सदस्य बोला, अंडस को साथियों, ये तो बच्चे हैं, लगता है आजकल बच्चे भी अपराधी बनने लगे हैं। अरे तुम्हारी नजर सिर्फ बच्चों पर है, वो देख खूबसूरत लड़की, क्या लड़की है, ये तो हमें चाहिए। अंडस को काव्या को देखते हुए दूसरा सदस्य बोला। अपने समूह की उस सदस्य की बात सुनकर सभी सदस्य हाँ में हाँ मिलाने लगे। समूह में कुल 5 सदस्य थे और 5 में 2 पवन रैंक और 3 जल रैंक के योद्धा थे। उन सब की बातों को सुनकर शिवांश, तारिश और काव्या की आंखें लाल हो गई गुस्से से। ये देखकर एक सदस्य बोला, अंडस को देख रहे हो दोस्तों, बच्चों को गुस्सा आ रहा है, क्या हमें इनके गुस्से से डरना चाहिए या डर के भाग जाना चाहिए? इतना बोलकर वो सदस्य जोर जोर से हंसने लगा। तभी सबको शांत करते हुए समूह का लीडर बोला, अंडस को देखो लड़को, तुम्हारे पास जो कुछ भी उसे और इस लड़की को हमें सौंप दो, हम तुम्हें जाने देंगे। समूह के लीडर की बात सुनकर शिवांश का गुस्सा आ भड़क उठा। शिवांश का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा था, आसमान में बादल छा रहे थे और बिजली कड़कने शुरू हो गए और हवाएं तेज चलने लगी थी, जिसे देखकर समूह का सदस्य बोला, अंडस को लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी से इतना सामान लुटते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। उस सदस्य की बात सुनकर सब ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब शिवांश की वजह से हो रहा था। शिवांश भगवान गरुड़ और भगवान शेषनाग का अवतार था। इन दोनों के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता था और आज उनका अवतार क्रोधित हो रहा था, जिस कारण प्रकृति में हलचल हो रही थी। शिवांश अपनी शक्ति को जगाने के बाद पहली बार इतने गुस्से में आया था। वो इतने गुस्से में तब भी नहीं आया था जब उसे अपने पिता के बारे में पता चला था। शिवांश की गुस्से की वजह से उसके अंदर की शक्ति तेजी से शरीर में दौड़ने लगी और उसने अपना एक कदम गुस्से में आगे बढ़ाया। जैसे ही शिवांश ने अपने पैर जमीन पर रखे, जमीन पूरी तरह से कांप गई, जिसकी वजह से सभी अपनी जगह से हिल गए। किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था, लेकिन शिवांश के घोड़े को पता चल गया था कि क्या हो रहा था, क्योंकि तूफान शिवांश के वास्तविक रूप के बारे में जानता था।